नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है मैला अंचल उपन्यास का पात्र परिचय। जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नारी पात्र परिचय। पात्र परिचय के साथ पात्र से संबंधित आपकी परीक्षा के लिए जितने महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं सभी का इस वीडियो में समावेश किया गया है। लक्ष्मी पसराहा मठ के एक सेवक रामचरण की इकलौती बेटी है। हैजा से उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अनाथ होने पर सेवादास मेरीगंज ले आता है। सेवादास लक्ष्मी का शारीरिक शोषण करता रहा। उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु ने दिखाया है कि एक और डॉक्टर प्रशांत और कमली में सात्विक प्रेम पल्लवित पुष्पित हो रहा है, तो दूसरी ओर मेरीगंज में विद्यमान मठों पर रहने वाले महंतों का चारित्रिक पतन होता जा रहा है। मठ वेश्यावृत्ति के चकले बन गए हैं। वहाँ की सेविकाएं महंतों और संतों की रखेले बन गई हैं। इस संदर्भ में उपन्यासकार ने सेवादास, नरसिंहदास, रामदास और नागा बाबा का जिस रूप में चित्रांकन किया गया है उसके अनुसार वे एक से बढ़कर एक भ्रष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति दिखलाई पड़ते हैं। सेवादास मुकदमा लड़कर लक्ष्मी पर अपना अधिकार जमाता है और वकील को वचन देता है कि वह उसे पढ़ा लिखा कर उसका विवाह कर देगा, किंतु लक्ष्मी को मठ पर लाकर उसकी बुद्धि पलट जाती है और वह उसको अपनी दासिन रखेल बना लेता है। यही नहीं, अबोध लक्ष्मी के साथ उसके दुराचार का जिस प्रकार वर्णन किया गया है उससे सहज ही उसे नर पशु ही नहीं दानव की श्रेणी में स्थान दिया जा सकता है। उसका चेला रामदास भी अपने गुरु से कम नहीं है और वह भी लक्ष्मी की निरीह अवस्था का अनुचित लाभ उठाता है। बाद में लक्ष्मी के साथ उसकी दाल न गलने पर वह राम पियरिया को अपने दासिन रखेलिन बनाकर ले आता है, जो पाठक के हृदय में मठों और महंतों के प्रति घृणा जागृत करता है। कबीर मठ के महंत सेवादास की दासी बन जाती है। लक्ष्मी कबीर मठ की कोठारिन है। बीजक का पाठ करने वाली कर्तव्यपरायण स्त्री। बीजक कबीर के ग्रंथ का नाम है। सेवादास की मृत्यु के बाद रामदास, जो सेवादास का चेला है, शिष्य है, उसको महंत बनाने में लक्ष्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मी के प्रयास से ही कालीचरण और उसके साथियों ने नागा बाबा नरसिंहदास को गांव से भगा दिया गया। भंडारे के दिन लक्ष्मी की मुलाकात बालदेव से होती है। वह बालदेव से प्रेम करने लगती है। लक्ष्मी मठ छोड़कर बालदेव के साथ बगीचे में रहने लगी। वह बालदेव को गुसाई कहकर पुकारती है। इसके बाद जानते हैं कमली का पात्र परिचय। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की इकलौती पुत्री है कमली। 3 स्थानों से मंगनी टूट जाती है। निराशा और काम कुंठा के कारण बेहोशी का बार बार नाटक करने वाली युवती मानसिक रोगी है कमली। वह डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करने लगती है। डॉक्टर प्रशांत के इलाज से वह रोग मुक्त होती है। कमली डॉक्टर प्रशांत को प्राणनाथ संबोधित कर हर रोज एक चिट्ठी लिखकर फाड़ डालती है। विवाह से पूर्व वह एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र का नाम है नीलोत्पल। मैला अंचल उपन्यास का अगला पात्र है ममता। पेशे से डॉक्टर प्रशांत की मित्र। पिता का नाम है काली प्रसाद श्रीवास्तव। ममता गरीब मोहल्ले में यूनिट खोलकर सेवा कार्य करती है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे ऊपर है। ममता गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक अपना सेवा देती है। वह दिन रात में सिर्फ 4 घंटे आराम करती है ममता। अगला प्रमुख पात्र है फूलिया। निम्न जाति की विधवा युवती। पिता का नाम है महंगूदास। फूलिया खलासी से विवाह करना चाहती थी, पर फूलिया के माता पिता सहदेव मिसिर से अवैध संबंध को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि सहदेव मिसिर उसे आर्थिक सहायता देता है। इसके बाद जानते हैं पार्वती यानी पार्वती की माँ। गांव के लोग उसे डायन कहते हैं। परिवार के नाम पर एकमात्र नाती गणेश है। परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। ज्योतिषी हीरू को उकसा देता है कि उसके बेटे की मृत्यु का कारण डायन पार्वती की माँ है।
हीरू गांजे के नशे में रात को पार्वती की मां का कत्ल कर देता है। पार्वती की मां के बारे में कमली बताती है, मौसी में बहुत गुण है, सीखों से बड़ी अच्छी चीज़ें बनाती है। फूलदानी, डाली, पंखे, कसीदा कितना सुंदर काढ़ती है। पर्व त्यौहार और शादी ब्याह में दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाती है। इतनी काबिल महिला को ग्रामीणों की घृणा का शिकार बनना पड़ा, यह एक विडंबना ही है। वास्तव में डायन की समस्या किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की समस्या है। इसके बाद मैला अंचल का प्रमुख नारी पात्र है राम प्यारी। मठाधीश रामदास की दासी पत्नी महंत राम प्यारी को डम प्यारी कहता है। यह मठ के वातावरण को दूषित करती है। चरित्रहीन स्त्री है, वह मठ में मांस भक्षण करती है। इसके बाद अगला नारी पात्र है मंगला देवी। चरखा सेंटर की मास्टरनी, कालीचरण के साथ प्रेम संबंध है। इसके बाद अगला नारी पात्र है स्नेहमयी। स्नेहमयी एक परित्यक्ता नारी है। स्नेहमयी के पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने उसे त्याग कर एक नेपाली लड़की से शादी कर ली। वह लावारिस प्रशांत को अपना पुत्र समझकर पालती है। इसके बाद है नारी पात्र आभा रानी, सहृदय और संवेदनशील महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। इसके बाद जानते हैं पुरुष पात्र परिचय। सेवादास। महंत सेवादास गांधी जी को सतगुरु साहेब कहता है। वह कबीर मठ का महंत है सेवादास। लक्ष्मी के पिता के मृत्यु के बाद महंतों में मुकदमेबाजी हुई। अंत में लक्ष्मी पर सेवादास का अधिकार हो जाता है। वह लक्ष्मी का शारीरिक शोषण करता है। गांव वालों का विश्वास है कि लक्ष्मी जैसी अबोध बालिका को अपनी दासी बनाने के कारण वह अंधा हुआ। इसके बाद अगला प्रमुख पात्र है प्रशांत। प्रशांत अनाथ बालक था। प्रशांत की मां ने हाड़ी में डालकर कोसी नदी की बाढ़ में उसे प्रवाहित कर दी थी। इसके बाद डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी की पत्नी स्नेहमयी ने पाल पोस कर बड़ा किया। लालन पालन सहरसा में हुआ। वह पटना में मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करता है और मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलता है। डॉक्टर ममता प्रशांत की मित्र हैं। प्रशांत के नौकर का नाम है प्यारू। डॉक्टर प्रशांत को पहला रोगी कमली मिलती है जो मानसिक रोगी है। उसका इलाज रेडियो के गीत से शुरू होता है। दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। मेरीगंज के लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर प्रशांत रोग के संबंध में कहता है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। संथालो गरीबों से सहानुभूति के कारण उसे कम्युनिस्ट समझा जाता है और कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जेल से छूटकर आता है तो कमली से विवाह हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम है नीलोत्पल। मैला अंचल उपन्यास का अगला प्रमुख पुरुष पात्र है W.G. मार्टिन। यह एक अंग्रेज है। मेरीगंज में इस अंग्रेज की नियुक्ति नील के व्यवसाय के लिए हुआ। W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी बनवाई। गांव का नाम बदलकर अपनी नई नवेली दुल्हन मेरी के नाम पर रखा, मेरीगंज। मार्टिन ने रोहतहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाई और मेरीगंज में पोस्ट ऑफिस खुलवाया। इसके पश्चात मार्टिन ने अपनी नवविवाहिता पत्नी में मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गया, पर मेरीगंज पहुंचने के ठीक एक सप्ताह बाद मेरी को जड़िया बुखार ने पकड़ लिया और एक सप्ताह के भीतर चल बसी। मार्टिन को तब पता चला कि गांव में पोस्ट ऑफिस से पहले डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी है। मेरी की याद में मार्टिन ने डिस्पेंसरी के लिए ज़मीन दी। ज़मीन आसमान एक किया, लेकिन डिस्पेंसरी न खुलवा सका और पागल होकर मर गया। अगला प्रमुख पात्र है बालदेव। चन्ननपट्टी गांव का निवासी। गांव के लोग बालदेव को टुअरा कहते थे। मां के मरने के बाद वह अजोधी भगत की भैंस चराता था। रूपमती अजोधी भगत की पुत्री है। रूपमती बालदेव को टुअरा ना कहकर बल्ली कहती है। एक बार चन्ननपट्टी में कांग्रेस की सभा हुई। सभा में राम किशन बाबू का भाषण सुनकर
बालदेव कांग्रेस में शामिल हो जाता है। मेरीगंज में बालदेव की मौसी रहती है, वह यादव जाति का है। वह जेल भी जाता है। मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलने और चलाने में बालदेव की भूमिका रही। बालदेव निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता है। वह महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित है और बात बात में हिंसा का विरोध करता है, पर वह गांधी के अहिंसा सिद्धांत को नहीं समझता है। बालदेव, बावनदास, चुन्नी गोसाई आदि सुराजी बन जाते हैं, जेल जाते हैं, परंतु आज़ादी के बाद इस राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आने लगता है। बालदेव मेरीगंज लौट आता है। राशनिंग होने पर सुराजी की होने की कीमत के रूप में उसे कपड़ा, तिल और चीनी की पूर्जी काटने का काम मिल जाता है और धीरे धीरे उसका चारित्रिक पतन होने लगता है। राजनीतिक अधिकार मिलते ही स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का किस तरह चारित्रिक पतन होता है, इसे बालदेव का चरित्र पूरी तरह से उद्घाटित करता है। बालदेव लक्ष्मी से प्रेम करने लगता है और साथ में रहने लगता है। इसके बाद अगला प्रमुख पुरुष पात्र है बावनदास। अत्यंत छोटे कद का व्यक्ति, स्वराज का व्रती और कुशल वक्ता। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बावनदास को व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। वह गांधी का प्रतिरूप है। वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है। वह पटनिया रोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीड़ित कर देता है। उपन्यास में कई जगहों पर बावनदास बोलता है, भारत माता बेजार रो रही है। वह स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आ रहे विचलन को देखकर दुखी होता है। बावनदास अपने जीवन की आहुति गांधीवादी राह में चलते तस्करी को रोकने में देता है। विडंबना यह है कि तस्कर उसके अपने जाने पहचाने चेहरे हैं, जो कल तक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दिखाई देते थे। बाद में उसकी हत्या हो जाती है। हत्या का कारण वह अवैध काम करते हुए एक कांग्रेसी नेता को पकड़ता है। अगला पात्र है कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य। बालदेव को अपना गुरु मानता है। विद्रोही मानसिकता का युवा और ईमानदार। वह बीमार मंगला की सेवा करता है और प्रेम भी। वह प्रारंभ में कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है, पर बाद में वह सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होकर समाजवादी बन जाता है। वह अन्याय का प्रतिरोध करना जानता है, इसलिए गांव के अभिजन उससे भय खाते हैं। उसके पार्टी में भी भ्रष्टाचार है। चोर गुंडों को मेमोरी मिल जाती है। कालीचरण जब झूठे आरोप में गिरफ्तार होता है तो कोई उसकी मदद और विश्वास नहीं करता। इसके बाद अगला पात्र है राम प्रसाद, कबीर मठ के महंत सेवादास का शिष्य। सेवादास के निधन के बाद लक्ष्मी और कालीचरण की मदद से मठ का महंत बनता है। वह राम पियरिया को दासीन पत्नी बनाता है। के बाद अगला महत्वपूर्ण पात्र है ज्योतखी। वह ज्योतिषी है, लेकिन यहाँ पर जो है आंचलिक शब्दावली में गांव के लोग उसे ज्योतखी कहते हैं। बाभन टोली का प्रभावशाली व्यक्ति, डॉक्टर और दवा का घोर विरोधी। वह अनपढ़ जनता को धर्म और जादू टोना का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा करता है। वह गांव वालों को बताता है कि भूत भैंस पर सवार आदमी के पीछे पीछे खैनी तंबाकू मांगता है। उसके अनुसार डाकिन के पांव उल्टे होते हैं। वह पेड़ की डाल से लटक कर झूलती है। जो ज्योतखी ऐसा पात्र है जो अंधविश्वास का पुतला ही है। पार्वती की माँ को डायन कहकर बदनाम करने वाला ज्योतखी ही है। पार्वती की माँ की हत्या हीरू से कराने के पीछे ज्योतखी का ही हाथ रहता है। गाँव में किसी भी बदलाव को वह शंका की दृष्टि से दिखता है। हैजा के टीके और कुएं में डाली जाने वाली दवाई के प्रति उसकी धारणा है कि यह हैजा फैलाने के लिए हथियार है। ज्योतखी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। हैजा के समय कुआं में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। प्रकृति का ऐसा न्याय कि ज्योतखी को लंकवा मार देता है और बेटा राम नारायण यानी राम नारायण नाच गान में मस्त रहता है।
इसके बाद अगला प्रमुख पुरुष पात्र है विश्वनाथ प्रसाद, कायस्थ टोली का प्रभावशाली व्यक्ति, 1000 बीघे का काश्तकार, शोषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र, राजा पारबंगा के तहसीलदार हैं, पर बाद में तहसीलदारी छोड़कर वे कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। विश्वनाथ कमला के पिता हैं, सहृदय हैं, खुले विचार के हैं। प्रशांत को दामाद स्वीकार कर लेते हैं पर सामान्य चरित्र नहीं त्यागते। प्रशांत के जेल से लौटने और नाना बनने पर प्रत्येक किसान को 5-5 बीघा जमीन वापस कर देते हैं। विश्वनाथ प्रसाद का यह नाटकीय व्यवहार आकर्षक जरूर है पर सहज नहीं लगता। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस हृदय परिवर्तन को कथानक में अस्वाभाविक माना है। इसके बाद अगला पात्र है रामकृपाल सिंह, निरक्षर पर चतुर व्यक्ति, राजपूत टोली का मुखिया, 300 बीघा जमीन का मालिक। पात्र है राम खिलावन यादव। मेरीगंज जो गांव है, अलग अलग टोले में वह गांव बटा हुआ है और हर टोले का प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो राम खिलावन यादव टोले का प्रभावशाली व्यक्ति है। वह पहले ग्वाला था, बाद में दूध दही घी बेचकर 150 बीघे जमीन का मालिक बन गया। वह तहसीलदार सर्किल मैनेजर को घूस देकर कमला नदी के किनारे 50 बीघा जमीन लेता है। वह निजी लाभ के लिए बालदेव को अपने घर में रखता है। बालदेव भी यादव जाति का और राम खिलावन यादव जाति का, तो वह निजी लाभ के लिए बालदेव को अपने घर पर रखता है पर बाद में कोई फायदा न देकर उसी घर से निकाल देता है। रामकिशन बाबू कांग्रेसी कार्यकर्ता। रामकिशन बाबू चनरपट्टी में एक सभा में संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और बालदेव उन्हीं से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होता है और कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता बनता है। इसके बाद अगला पात्र है, ये सारे गौण पात्र हैं, चलितर कर्मकार, साहसी डकैत, हरगौरी, भ्रष्ट तहसीलदार, लरसिंहदास, विलासी और धूर्त साधु, वासुदेव कालीचरण का दाहिना हाथ, समाजवादी कार्यकर्ता, सोमा जाट कालीचरण का खूंखार साथी। मैला अंचल उपन्यास में 250 से अधिक पात्र हैं और इस उपन्यास का कोई कथानक का केंद्रीय बिंदु नहीं है और कोई केंद्रीय पात्र भी नहीं है। यहाँ की आंचलिक शब्दावली के माध्यम से उपन्यास का रंग और खिल उठता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।